हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था भाई सॉल्यूशन। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। हमने सांद्रता इकाइयों को दो भागों में बांटा था। एक तो ताप निर्भर सांद्रता इकाई और ये बताई थी ताप मुक्त सांद्रता इकाई, यानी ऐसी सांद्रता इकाइयाँ जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और ऐसी सांद्रता इकाइयाँ जो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। फिर ताप निर्भर सांद्रता इकाइयों में मैंने आपसे आयतन प्रतिशतता की, भार आयतन प्रतिशतता की, मोलरता की, नॉर्मलता की, फॉर्मलता की। इसके अलावा मैंने पीपीएम और पीपीबी, भार आयतन और आयतन दोनों की बातें कर ली थी। फिर जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ताप मुक्त सांद्रता इकाई की। इसमें मैंने आपको टोटल 4 इकाई बताई थी। एक तो भार प्रतिशतता, एक बताई थी आपको मोललता, एक मोल भिन्न और एक पीपीएम या पीपीबी W/W, ये बताया था मैंने। इसमें मैंने भार प्रतिशतता की और मैंने पीपीएम और पीपीबी की बात कर ली। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट सांद्रता इकाई की, और उस सांद्रता इकाई का नाम क्या है भाई? मोललता। क्या नाम है भाई? मोललता। और मोललता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोललिटी। क्या बोलते हैं? मोललिटी। हम किसकी बात करने वाले हैं? मोललता की। और मोललता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोललिटी। मैंने आपसे कहा था विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन यह हो जाता है कि मोललता और मोलरता एक है। बिल्कुल नहीं है। मोलरता अलग है और मोललता अलग है। पहला डिफरेंस तो आपके पास मोटा मोटा ये है कि जो मोलरता है, जो अपने पास मोलरता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है भाई। वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। जबकि जो अपने पास मोललता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब ये तो टेम्परेचर डिपेंड करती ही नहीं है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि इस मोलरता में तो आयतन होता है, बताया था मैंने आपको, जबकि मोललता में कोई आयतन संबंधित टर्म उपस्थित नहीं होगी। दूसरी विशेष बात, मोलरता को दिखाते हैं हम कैपिटल एम से और इस मोललता को किसको दिखाते हैं हम? स्मॉल एम से। क्लियर है? आज चर्चा करने वाले हैं कि मोललता होती क्या है। सुनो बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो मैं मोललता के बारे में कह सकता हूं कि मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। किसे दिखाते हैं इसको? स्मॉल एम से, यानी मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी विशेष बात कि ये क्या होती है भाई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना इस चीज का। ये क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब इसे बोलोगे आप ताप मुक्त। क्या बोलोगे उसे? यानी ये जो सांद्रता इकाई है, ये जो मोललता है, वो ताप पर निर्भर नहीं करती। अगर ये ताप पर निर्भर नहीं करती तो ये बात फिक्स हो गई कि इस मोललता में कोई आयतन संबंधित टर्म उपस्थित नहीं होगी। क्लियर है? पहली बात तो क्या होगी? इसे किसे दिखाते हो आप? स्मॉल एम से। दूसरी बात क्या होगी कि सर ये क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये ताप मुक्त सांद्रता इकाई होती है। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जामों में 4 टर्म दे देगा आपको और पूछ लेगा बताओ इसमें से कौन सी ताप पर निर्भर करती है। तो देख लेना, मैंने बताया था आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन सी होती है। ठीक है? अब समस्या है कि सर मोलरता होती क्या है, यानी मोलरता है क्या? तो सबसे पहले लिखता हूं मैं इसकी पहले परिभाषा, उसके बाद हम फॉर्मूला बना लेंगे। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं उसकी मैं? परिभाषा। अब सुनो परिभाषा। अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जो ऊपर वाले टर्म है वो हमेशा हम यूज करते हैं सोल्यूट के लिए, और जो नीचे वाले टर्म है वो ये हम यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। कहा था मैंने आपको कि ऊपर वाली जो टर्म लिखी जाती है वो हमेशा विलय के लिए लिखी जाती है, और जो नीचे वाली टर्म होती है वो लिखी जाती है विलयन की। लेकिन मैंने कहा था एक केस को छोड़कर, और वो केस कौन सा है भाई? मोललता। इसलिए मोललता अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी यहां पर जो आप नियम लगाते हो पहले वाले, वो यहां पे आगे सब फेल हो जाते हैं। मोललता में ऊपर वाली टर्म तो विलय के लिए यूज होगी, लेकिन नीचे वाली टर्म है वो सॉल्यूशन के लिए यूज नहीं होती। यहां पर जो नीचे वाली टर्म है वो यूज होती है भाई सॉल्वेंट के लिए, यानी यहां पर किसके लिए यूज होगी? विलायक के लिए। अब सोचो, पहली बार हम बटे में किसकी चर्चा कर रहे हैं? विलायक की। अगर आपको याद हो तो मैंने सांद्रता की परिभाषा लिखाई थी। क्या लिखाई थी? कि 1 लीटर विलियन में या 1 किलोग्राम विलायक। बताया था ना मैंने कि केवल एक केस ऐसा आएगा जिसमें हम विलायक की चर्चा करेंगे। तो यह तो मैंने कहा था आपको 1 लीटर विलियन में या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की ग्राम में या ml में मात्रा क्या कहलाती है भाई? सांद्रता। तो वो केस कौन सा है अपने पास? मोललता का। तो मोललता की परिभाषा सुनो आप। ज्यादा डिफरेंस नहीं है मोललता में, लेकिन मोललता में तो क्या लेते हैं हम? नीचे विलियन का आयतन, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। परिभाषा सुनो। 1 किलोग्राम विलायक, सुन लेना ध्यान से, यहां मैं विलायक की बात कर रहा हूं, विलियन की बात नहीं कर रहा। लिख देता हूं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं विलायक को इंग्लिश में? सॉल्वेंट। ये बात अंडरलाइन वाली है। पहली बात ये अंडरलाइन वाली है क्योंकि हम जो बात करेंगे वो यहां पर बात किसी करेंगे भाई? विलायक की।
1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या कोमा क्या कहलाती है भाई? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मोललता कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम, और आप जानते हो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो आप 1000 ग्राम भी कह सकते हो, या आप ऐसे कहोगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोललता। जबकि मैंने आपको बताया था मोललता के बारे में, वहां क्या लिखा था हमने? 1 लीटर विलियन में। वहां हमने यहां क्या लिखा था? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। लेकिन अगर 1 किलोग्राम विलायक की मैं बात कर रहा हूं तो फिर वो किसके लिए यूज होगा भाई? मोलरता के लिए। इसका मतलब ये होगा कि मोलरता बराबर क्या होगी? विलायक का भार। भाई वजन लोगे ना इस बार, तो आप इस बार आपने वेट की बात की है, विलायक का भार किस में ले लिया आपने? विलायक का भार किलोग्राम में, अपॉन यानी ऊपर टर्म किसके लिए यूज होगी? विलय के लिए। देखो पहली बार किसके लिए यूज कर रहे हैं हम नीचे वाली टर्म? विलायक के लिए। जब तक कि हम जो अब तक केस पढ़ के आए उनमें सब में हमने क्या लिया? नीचे विलियन। यही था वो एक्सेप्शन, विलय के ग्राम मोलों की संख्या। यही हुआ फॉर्मूला कि विलय के ग्राम, यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं भाई? मोललता। क्या बोलते हैं भाई? मोललता। अगर मैं यहां से इसकी यूनिट निकालूं, तो बताओ मोलरता की यूनिट क्या थी भाई? ग्राम पर लीटर। वो ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर क्या थी भाई? क्यों हम मोल लेते हैं, तो यहां भी ऊपर मोल ही है, मोल ही तो है, तो मोल। नीचे क्या लोगे? क्या लोगे भाई? मोल पर केजी, या आप ये ले सकते हो मोल पर ग्राम, मैं ग्राम में ले रहा था, या इसको ऐसे ले सकते हो आप मोल किलोग्राम इनवर्स या ग्राम इनवर्स। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है भाई। वहां तो आपने मोल पर लीटर लिया था, यहां पर मोल पर केजी लोगे ना, तो बताओ यूनिट होगी कि नहीं होगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। ठीक है, इसे बोलते हैं मोललता। मतलब मोललता क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं भाई? मोलरता। और इससे किसी दिखाया जाता है भाई? स्मॉल m से। मोलरता में फर्क कितना होगा? मोलरता में यहां पर क्या लेते थे हम? 1 लीटर विलियन, लेकिन यहां पर क्या लेते हैं हम? 1 किलोग्राम विलायक। पहली टर्म ऐसी आ रही है जिसमें हमने क्या लिया है भाई? विलायक। बाकी हमने जितनी भी सांद्रता इकाई पढ़ी है उनमें सब में क्या लिया है हमने? विलियन। क्लियर है आपको बात? अब मैं डिराइव करता हूं फॉर्मूला किस प्रकार बनता है। यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। देखो जी, तो हमने कहा कि स्मॉल m बराबर क्या होगा? विलय के ग्राम मोलों की संख्या, यानी हम स्मॉल m लिख सकते हैं अपॉन क्या लिखेंगे? वेट। वेट किसका लिखेंगे भाई? किसका वेट है ये? ब्रैकेट में लिख देता हूं, सोलवेंट का। किसका वेट है? सोलवेंट का। और वो आपने किसमें लिया है? किसमें लिया है वो वेट आपने? किलोग्राम में। अरे जानते हो ना, मोल को हम स्मॉल ऐसे लिखते हैं और नीचे लिख दिया वेट। किसका लिख दिया? वेट सोलवेंट। विलायक का किसमें ले लिया आपने? किलोग्राम में। हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मोलर मास। बताया था ना आपको कि मोल बराबर क्या होता है? अणुभार अपॉन वो ग्राम अणुभार अपॉन अणुभार। ठीक है, इसको पुट करो वैल्यू। स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? W अपॉन m नोट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट। किसमें लोगे? किलोग्राम। अगर मान लो इसको ग्राम में चेंज करना हो, पता है आपको, नीचे 1000 का डिवाइड करोगे और वो कहां चला जाएगा ऊपर, तो बताओ स्मॉल m बराबर क्या बनेगा? W इंटू वेट। किसमें लोगे हम? ग्राम में। और ये किसका वेट है भाई? सोलवेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ गया भाई मोललता का। सिंपल फॉर्मूला। कौन सी बड़ी बात थी इसमें? बस वहां पर क्या था? वॉल्यूम मिलीलीटर में, और यहां पर क्या है? वेट ग्राम में। और किसका वेट है भाई? सोलवेंट का। ये ध्यान है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। अगर मैं एक साथ लिखना था क्या लिख सकता हूं? यहां पर देखो, वेट अपॉन मोलर मास इंटू वेट किसमें? केजी में। लेकिन ये वेट किसका है भाई? सोलवेंट का। यही कर ले, वेट किसमें? ग्राम में। और ये वेट किसका है भाई? सोलवेंट। ये लो भाई, समझ में आई? ये फॉर्मूला है अपने पास मोललता। सिंपल, ऐसा कोई स्पेशल है नहीं। लेकिन स्पेशल बात क्या है कि इसके अंदर आप विलियन यूज ना करके किसको यूज करोगे भाई? विलायक को। परिभाषा वापस बता रहा हूं मैं आपको। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। पुट कर दोगे वैल्यू, निकाल लोगे वैल्यू। क्लियर है? ये अपने पास होती है भाई मोललता। कोई डाउट यहां तक आपको? चलो भाई, ये अपनी थर्ड सांद्रता इकाई थी। अब एक सांद्रता इकाई और रह गई, और वो सांद्रता इकाई भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर उस सांद्रता इकाई का इस सांद्रता इकाई के साथ हम क्या देखेंगे भाई? रिलेशन। देखते हैं क्या है। अगली सांद्रता इकाई क्या है? देखो जान, अगली सांद्रता इकाई जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है भाई मोल फ्रैक्शन।
क्या रही भाई, मोल फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं हिंदी में मोल भिन्न। क्या बोलते हैं, मोल भिन्न। इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे सोल्व करवाऊंगा, आप उसकी टेंशन ना लो। पहले हम थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लें, उसके बाद सारे फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे भाई। तो मैं बात कर रहा हूं भाई मोल भिन्न के बारे में। हमको ये तो पता है कि मोल भिन्न में एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब ये जो मोल भिन्न है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी, हम इस चीज को जानते हैं। पहली बात तो ये सर मोल भिन्न होती क्या है, किसे कहते हैं मोल भिन्न, उससे पहले मैं आपको समझाऊं। मान लो आपके पास ये बीकर है बीकर, इस बीकर में आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो अपने पास होगा सोल्यूट यानी एक तो अपने पास होगा विलेक और एक अपने पास होगा विलायक। क्योंकि आप जानते हो कि हम द्विअंगी, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, बाइनरी सॉल्यूशन की। और जब बाइनरी सॉल्यूशन है मतलब उसके अंदर अवयव दो होंगे, एक तो अपने पास होगा सोल्यूट और एक अपने पास होगा भाई सोलवेंट, यानी एक तो अपने पास विलय होगा और एक अपने पास क्या होगा, विलायक। अब स्पेशल बात सुनो, मोल भिन्न आप विलय की भी निकाल सकते हो और विलायक की भी निकाल सकते हो। सुन रहे हो बात ध्यान से, मोल भिन्न आप विलय की भी निकाल सकते हो और आप विलायक की भी निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको विलयन की मोल भिन्न चाहिए तो बताओ इन जोड़ों को जोड़ूंगा नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि आप जानते हो विलय विलायक से मिलकर क्या बनता है हमारा, विलयन। अगर इन दोनों की मोल भिन्नों को मैं जोड़ दूं तो बताओ विलयन की मोल भिन्न आएगी नहीं आएगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप विलय की मोल भिन्न भी निकाल सकते हो, आप विलायक की मोल भिन्न भी निकाल सकते हो, तो फिर विलयन की मोल भिन्न निकालना तो आसान हो गया ना। क्योंकि हम जानते हैं विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन, यानी सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। जब आपको इसकी मोल भिन्न का पता है, जब आपको इसकी मोल भिन्न का पता है तो इन दोनों की मोल भिन्नों को जोड़ दूंगा, बताओ विलयन की मोल भिन्न बन के आएगी नहीं आएगी। और हमको विलयन की मोल भिन्न से ही काम है, क्योंकि हमने विलयन की बात कर रहे हैं, हमको विलय विलायक की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो मेरे को पहले निकालनी पड़ेगी विलय की मोल भिन्न, फिर मैं निकालूंगा विलायक की मोल भिन्न और उन दोनों मोल भिन्नों को जोड़ दूंगा, हमारे पास किसकी मोल भिन्न आ जाएगी भाई, विलयन की। बताओ आएगी नहीं आएगी, क्लियर है बात। अब देखो किस प्रकार आती, अब सुनो ध्यान से बात। तो मैं कह रहा हूं आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मात्र एक कंपोनेंट तो अपने पास ए है और एक आपने डाल दिया बी। ए को कह रहा हूं मैं ये ए है अपने पास सोल्यूट, क्या है भाई, जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विलय। और बी कंपोनेंट क्या है हमारे पास, सोलवेंट, उसे क्या बोलते हैं हम, विलायक। ठीक है, आपने दोनों को मिला दिया और दोनों को मिलाने पर बताओ विलयन बनेगा नहीं बनेगा। हमने कहा कि अपने जो ए थे, ए कौन था अपना, विलय, उसके मोल मान लिए मैंने एन ए, कितने मान लिए, क्योंकि आप जानते हो मोल को दिखाते हैं हम स्मॉल एन से, बड़ा बड़ा लिख साफ साफ दिखेगा आपको। मोल को किससे दिखाते हैं हम, स्मॉल एन से। बताया था मैंने कि मोल बराबर क्या होता है, वेट बटा मोलर मास, यही है। अगर ए की बात है, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए के मोल होंगे एन ए और बी के मोल कितने होंगे, एन ए बी, जानते हो ना भाई। भाई अगर हम ए के मोल, तो ए के मोल ये रहे और मोल को दिखाते हैं स्मॉल एन से। कैपिटल एन नहीं दिखा सकते हो आप जानते हो कैपिटल एन किसको दिखाता है, नॉर्मलता को भाई, तो स्मॉल एन किसको दिखाता है, मोल को। क्लियर है आपको बात। हमने ए तो लिया सोल्यूट और हमने ले लिया एक सोलवेंट, दोनों को बीकर में डाल दिया। ए के मोल तो मान लिया अपने पास Na है और बी के मोल कितने अपने पास, Nb। अब सुनो मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है। मोल भिन्न की बात करूं तो इससे देखो, पहली बात तो ये इसे दिखाया किससे जाता है, इसे दिखाते हैं भाई एक्स। अब इसको एक्स बोलते हैं जबकि होता काई है, इसे बोलते हैं काई, एक्स भी बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि होता काई। अगर ओरिजिनल बात करो तो ये होता काई है, बाकी इसे एक्स बोल दिया जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब मोल भिन्न बराबर क्या होगा, ये मोल भिन्न का क्या है, लोगो है कि मोल भिन्न को दिखाते किस प्रकार है। जैसे मैंने कहा था मोलरता को स्मॉल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से, नॉर्मलता को कैपिटल एन से, फॉर्मलता को कैपिटल एफ से। तो मोल भिन्न को किसे दिखाते हैं, काई से, या इसे एक्स बोल सकते हो। तो मोल भिन्न बराबर क्या होती है, टोटल मोल, टोटल मोल्स और जो आपको दिया गया है कंपोनेंट। मान लो आपके पास विलय है तो विलय के मोल, और अगर आपके पास विलायक है तो विलायक के मोल। ठीक है, मैं कहूंगा मोल ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ के मोल। यानी अगर आपके पास विलय है तो विलय के मोल। मान लो आपसे कहा गया कि आप विलय की मोल भी निकालो, तो ऊपर तो लिख दोगे इसके मोल और नीचे बटे में क्या लगा दोगे, टोटल मोल, जो पूरे विलियन में। टोटल मोल क्या होंगे, सोल्यूट और सोलवेंट। और आप जानते हो जब सोल्यूट और सोलवेंट के मोल आप जोड़ दोगे, बताओ विलियन के मोल बन के आएंगे नहीं आएंगे। अगर मान लो आपको विलायक की मोल भी निकालनी है तो विलायक के मोल डिवाइड में क्या लगा दोगे, कुल मोल। क्लियर है भाई। मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, कि विलियन के टोटल मोल कितने हैं और जिसकी आप बात कर रहे हो उसके मोल कितने हैं। और मोल निकालना जानते हो आप क्या होता है, मोल निकालना, जो आपको मास दिया जाए उसको मोलर मास से डिवाइड कर देना, बताओ मोल निकल के आएगा नहीं आएगा। क्लियर है। तो मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब वो सोल्यूट भी हो सकता है और वो सोलवेंट भी हो सकता है। डिवाइड बाय क्या आएगा भाई,
टोटल मोल्स, और टोटल मोल क्या आएंगे, इन दोनों का ऐड, यानी अगर ए और बी के मोल को आपस में जोड़ दूं बताओ टोटल मोल बन के आएंगे नहीं आएंगे। तो मैं कहूंगा यहां पर अगर मैं टोटल मोल एन टी, टी फॉर ए टोटल, तो बताओ एन टी बराबर क्या होगा, ए के मोल एन ए प्लस बी के मोल कितने हैं अपने पास, एन बी। बताओ बन के आएगा नहीं आएगा। भाई कुल मोल कितने होंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल, मतलब ये टोटल मोल है। बताओ विलियन के है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो सोल्यूट और सोलवेंट को जब आप जोड़ोगे बताओ विलियन बनेगा नहीं बनेगा। तो मैं कहूंगा जब आपने सोल्यूट के मोल ले ली एन ए, आपने सोलवेंट के मोल ले ली एन बी, जब इन दोनों मोलों को आप जोड़ दोगे बताओ विलियन के मोल बन के आएंगे नहीं आएंगे। क्लियर है। अब मैं निकालता हूं एक एक का फॉर्मूला क्या होगा, काई से कहते, इसको कहते काई है, बाकी आप एक्स बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो मुझे विलय का निकालना है तो मैं लिखूंगा विलय के मोल अपॉन कुल मोल। अगर मान लो मेरे को विलायक के निकालने हैं तो विलायक के मोल अपॉन कुल मोल, और मेरे को विलियन के निकालने हैं तो एक बार तो विलय का और एक बार विलायक का, दोनों के मोल भिन्नों को मैं जोड़ दूंगा, बताओ विलियन के मोल भिन्न आएंगे नहीं आएंगे। क्लियर है। फॉर्मूले को रफ कर देता हूं मैं, तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मुझको ए के मोल निकालने हैं, मैं लिख देता हूं ए के, ऐसे लिख इंग्लिश में, मोल फ्रैक्शन ऑफ, जानेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी हम निकाल रहे हैं मोल भिन्न किसकी निकाल रहे हैं हम, ए की। तो आप क्या लिखोगे एक्स, इसे आप काई भी बोल सकते हो एक्स भी बोल सकते हो, किसके निकाल रहे हो, ए की, तो यह सफिक्स में क्या लगा दो ए। हाँ भाई फॉर्मूला क्या था, जिसका निकाल रहे हो उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, किसका निकाल रहे हो भाई, ए का, तो ए के मोल कितने हैं, एन ए, डिवाइड में क्या आएगा एन टी, भाई जिसका निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर और टोटल मोल डिवाइड कर दो। तो आपने ए का निकाला है तो ए के मोल ऊपर और टोटल मोल एन टी, और एन टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, एन ए अपॉन एन टी की वैल्यू कितनी है, एन ए प्लस एन बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। बात समझ लो आप ही ध्यान से, हमने कहा कि मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके मोल आपको निकालने हैं उसके मोल तो ऊपर रखोगे आप, डिवाइड में लगा दोगे क्या, टोटल मोल। टोटल मोल क्या होंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल। अगर मान लो एक तीसरा कंपोनेंट सी और होता तो ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, इस प्रकार बढ़ता चला जाता है। क्लियर है। तो अगर आप ए के मोल निकालना चाहते हो तो इसके मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल नीचे, टोटल मोल क्या है, ए प्लस बी के मोल, लगा दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मान लो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर आप बी के निकालना चाहते हो तो एक्स बी बराबर क्या होगा, बी के मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल नीचे, ये तो था जिसका निकालना था तो उसके मोल ऊपर और टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे। इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, एन बी, और टोटल मोल क्या हमारे पास, एन ए प्लस एन बी, इक्वेशन नंबर 2। ये तो अपने पास विलय के मोल आ गए, ये अपने पास विलायक के मोल आ गए, वो विलय की मोल भिन्न आ गई और ये अपने पास आ गई विलायक की मोल भिन्न। क्लियर है। अब मेरे को निकालनी है विलियन की मोल भिन्न, तो विलियन की मोल भिन्न क्या होगी भाई, ये तो अपने पास विलय की मोल भिन्न है, ये अपने पास विलायक की मोल भिन्न है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, अगर मैं विलय और विलायक को जोड़ दूं तो बताओ विलियन बन के आएगा नहीं आएगा। और अगर मैं विलय की मोल भिन्न को जोड़ दूं और मैं विलायक की मोल भिन्न को जोड़ दूं तो जो मोल भिन्न बन के आएगी ये मोल भिन्न किसकी होगी भाई, विलियन की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं विलय और विलायक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई, विलियन का। तो अगर मैं इसकी मोल भिन्न को जोड़ दूं और इसकी मोल भिन्न को जोड़ दूं तो बताओ विलियन की मोल भिन्न बन के आएगी नहीं आएगी। तो जोड़ दो इन दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, प्लस ये क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लघुत्तम लेना तुमको आता ही है, क्या आ जाएगा बटे में, नीचे क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और ऊपर भी क्या आएगा, ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। बताओ पूरा डिवाइड हो रहा है नहीं आ रहा, बराबर कितना आ गया अपने पास, एक। बताओ आया कि नहीं आया। क्लियर है। मतलब ये हो गया, इंपॉर्टेंट बात निकल के आएंगे, देखो ध्यान से, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आ गया अपने पास, 1। यही रिलेशन, यानी विलियन की मोल भिन्न क्या होती है, इक्वल टू 1। अगर मान लो मेरे को बी के मोल दिए हुए हैं, अगर मान लो मुझको बी की मोल भिन्न दी हुई है और मुझे ए की मोल भिन्न निकालनी है तो निकाल सकता हूं। ये 1 ये उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बताओ बन के आएगा नहीं आया भाई। मान लो अगर आपको बी की मोल भिन्न दी हुई है और आपसे ए की मोल भिन्न पूछ रहा है तो 1 में से घटा दो ना, क्योंकि आप जानते हो दोनों का समेशन क्या होता है, 1। अगर इसमें से आप घटा दोगे बताओ बन के आएगा नहीं आएगा, बताओ एक्स से आएगा नहीं आएगा, एक्स से बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बताओ 1 माइनस एक्स भी होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए आप इसको, बताओ 1 माइनस एक्स भी होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। वापस सुन लो, मोल भिन्न क्या होती है, जिसके निकाल रहे हो उसके मोल ऊपर और टोटल मोल से आप डिवाइड कर दो। अगर आपने ए के निकाले तो ए के मोल ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल, और टोटल मोल क्या है, एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार आपने बी के निकाल लिए, और अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये विलय है, ये विलायक है।
अगर विलय और विलायक की मैं मोल भिन्नों को जोड़ दूं तो बताओ विलयन की मोल भिन्न बन के आएगी नहीं आएगी, और वो कितनी हो जाएगी मेरे पास 1, यानी XA प्लस XB बराबर 1। और अगर मैं यहाँ से XA की वैल्यू निकालना चाहता हूं बताओ 1 माइनस XB होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। एक विशेष बात और, क्या क्या बातें हमको समझ में आ रही है इस चीज से अब देखेंगे हम ध्यान से एक एक पॉइंट को। देखो ये तो मैं रफ कर देता हूं। पहली बात तो हमने क्या निकाली इस कि XA प्लस हमने क्या निकाली XA प्लस XB बराबर कितना होता है हमारे पास 1 निकाली पहली बात। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन के आ गया। दूसरा क्या निकाल सकते हैं XA निकालना है हमको तो 1 माइनस XB, दूसरा फॉर्मूला ये आ गया। तीसरी बात सुनो, हमेशा जो मोल भिन्न का मान है लेस देन 1 आएगा, या तो बराबर 1 होगा या लेस देन 1 होगा। इंपॉर्टेंट बात ये, हमेशा मोल भिन्न का मान या तो 1 से कम होगा या बराबर 1 होगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? सुनो, हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला था XA प्लस XB का, वो क्या बन गया है? आप किसी का ले लो पता लग जाएगा। जैसे मान लो आप XA की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे Na अपॉन Na प्लस NB, ये तो लिखोगे AK मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल हो गए Na प्लस NB। अब सोचो यहां पर तो दो टर्म ऐड हो रही है। मान लो इसके मोल 1 थे, इसके मोल 1 थे, इसका मोल भी 1 था, तो 1 डिवाइड बाई 2 बताओ 1/2 आया कि नहीं आया? बताओ 1 से कम है कि नहीं? क्लियर है भाई। यहां तो दो टर्म आपस में जुड़ेगी तो नीचे वाली ये मेरे को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो तो बड़ी हो जाएगी और नोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। यानी ऊपर वाली वैल्यू तो छोटी होगी और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी बताओ ओवरऑल वैल्यू 1 से कम आएगी नहीं आएगी? तो मैं कहूंगा मोल भिन्न जो है हम 1 से कम होगी और बराबर 1 हो सकती है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है। 1 से कम ही होनी है, और क्यों होनी है पता लग गया आपको, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू तो बड़ी होगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी। दूसरी बात, ये दूसरी बात अपने पास निकल के आ गई कि हमेशा मोल भिन्न का मान 1 से या तो कम होगा या बराबर 1 होगा। क्लियर है। निकाल के आगे बराबर 1 तो है और 1 से कम भी हो सकता है। कब होगा? कि ये दोनों, ये नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो जाती है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? 1 से छोटी। मोल भिन्न के बारे में दो इंपॉर्टेंट तथ्य सीख गए आपके। एक तो आपने सीखा कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है। एक आपने क्या सीखा कि मोल भिन्न की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी? कम या इक्वल टू क्या होगी? 1। तीसरी विशेष बात, वो बात मैं आगे काम में लेने वाला हूं, उसको मैं अभी समझाता हूं। अगर मान लो आपसे कहा गया कि A के मोल की यानी A की मोल भिन्न थी XA डिवाइड बाई B की मोल थी XB, अगर मैं A की मोल भिन्न को अगर B की मोल भिन्न से डिवाइड कर दूं तो यहां पर क्या बन के आएगा? यानी अगर मैं A की मोल भिन्न को अगर B की मोल भिन्न से डिवाइड कर दूं बताओ फॉर्मूला क्या बन के आएगा? तो आप जानते हो A की मोल भिन्न क्या होती है? Na अपॉन टोटल मोल। B की मोल भिन्न क्या होती है? NB अपॉन टोटल मोल। बताओ इससे ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? टोटल मोल से टोटल मोल कैंसिल हो गए। बताओ फॉर्मूला क्या बन के आया? Na अपॉन NB। ये तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, यहां से ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीखिए, अपने आप आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी। हमने सीखा कि जब हम A की मोल निकालते थे, हम जब A की मोल भी निकालते थे तो हम A के मोल तो ऊपर रखते थे, डिवाइड में क्या रखते थे? हम टोटल मोल। जब हम B की मोल निकालते थे तो B के मोल ऊपर, डिवाइड में टोटल मोल। फिर हमने जब दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई? XA प्लस XB बराबर 1। अगर मुझे XB की वैल्यू दी जाए और मुझसे XA की वैल्यू पूछी जाए तो मैं 1 में से घटा दूंगा, बन के आएगी नहीं आएगी? फिर हमने सीखा कि हम कहते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू तो हमेशा छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो नीचे वाली जब वैल्यू बड़ी आ रही है तो ओवरऑल वैल्यू बताओ 1 से कम आएगी नहीं आएगी? या तो बराबर 1 होगी या 1 से क्या होगी? कम। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना भाई, पता आपको इस चीज का। तीसरी बात हमने क्या सीखी, अगर मैं विलय की मोल भिन्न को अगर विलय की मोल भिन्न से डिवाइड कर देता हूं तो बताओ इनके मोल भी आपस में डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है। देखो फॉर्मूला बन के आया कि नहीं आया? 3 बातें इंपॉर्टेंट है किसके बारे में? मोल भिन्न के बारे में। यानी XA प्लस XB बराबर 1 होता है। तीसरी एक बात क्या है? ये वाली, इसका मान या तो 1 से कम होगा या बराबर क्या होगा? 1। ध्यान से देख लीजिए, ये मोल भिन्न के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है भाई कि मोल भिन्न आपस में किस प्रकार संबंधित होती है। क्लियर है कि मोल भिन्न आपस में किस प्रकार संबंधित होती है। तो मैंने आपको एक तो मोललता के बारे में बताया और एक बताया आपको मोल भिन्न के बारे में। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को बोलते हैं हम क्या? मोललता। फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। मोल भिन्न क्या होती है? जो आपको कंपोनेंट दिया गया है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। आप विलय के भी निकाल सकते हो, आप विलायक के भी निकाल सकते हो। ठीक है, विलय का भी निकाल सकते हो आप विलायक। और अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास किसकी मोल भिन्न आ जाएगी भाई? विलियन। क्योंकि हम जानते हैं विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं भाई? विलियन। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको शीट बना के दूंगा और उनके सोल्यूशन आपको खुद को करने हैं। नहीं आते हैं तो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा, वो कोई डाउट है नहीं। तो पहले आप ट्राई करने की कोशिश करना। और ये ध्यान रखना, ये नहीं है
जब भी अगर आप मोल निकाल रहे हो तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको वेट दिया जाएगा, उसे उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना भाई। मोलर मास हो जानते हो ना, अणुभार क्या होता है। जैसे मान लो CO2 का अणुभार क्या होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी के अपने 32, अपने पास है क्या 44 ग्राम। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट नहीं पता है क्या तुमको, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के बारे में आधों को तो पता ही नहीं होगा। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट बता देना आप मेरे को व्हाट्सएप पे, ये दोनों सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। व्हाट्सएप में मेरे को आंसर देना कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट सेम है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो इनमें क्या अंतर है, और सेम है तो कैसे सेम है। दोनों ही आपको आंसर देने हैं कि सेम है तो क्यों सेम है, और डिफरेंट है तो किस प्रकार डिफरेंट है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यह आप बताओगे मुझे एटॉमिक मास में और एटॉमिक वेट में। वो आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आप 11 पढ़ चुके हैं इस चीजों को। तो मैं तो ये कहूंगा मोलर मास आपको दे दिया, निकाल लोगे आप, वेट आपको दिया जाएगा, आप निकाल लोगे मोल, और एक बार आपको मोल पता लग गए तो मतलब मोल भी निकल के आएगी नहीं आएगी। क्लियर है। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम इस सांद्रता इकाइयों को समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने हेनरी के नियम की तरफ और राउल्ट के नियम की तरफ, और वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राउल्ट के नियम पर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा वहां से। फिर हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा अणु संख्या गुणधर्म, उसके बाद आपका सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा भाई। जब तक के लिए धन्यवाद।